अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 102 स्टार्ट कर दिया जी हमने। कैप 5 का नॉर्मल लेक्चर है ये, पार्ट बी नहीं है। और इसमें हमने करना है शाहीन लिमिटेड वाला सवाल। अल्लाह करे ये हो जाए, असर की ब्रेक ना बीच में आए, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हो जाए, नहीं तो फिर असर पढ़ के आ जाएंगे, 15-20 मिनट और करना पड़ा तो सवाल इसके अलावा नहीं कुछ करवाऊँगा, यही सवाल करना। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी एडजस्टमेंट्स ऐसी हैं जो यहाँ पे यूज़ हो जाएंगी, यहाँ पे सीख लेंगे तो आगे और सवालों में यूज़ हो सकेंगी, ठीक है। सवाल की रिक्वायरमेंट जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर ही सुबह पढ़ाई थी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है हमने, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनानी है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं और मोटा मोटा फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। जैसे पढ़ते जाएंगे ना, चीज़ें सामने आती जाएंगी, ठीक है। पेज नंबर नहीं मिल रहा भाई नूरुल्लाह को, 657। आप क्या करने आए हो? फाइनल अकाउंट का सवाल करने आए हो? अच्छा, अब तो आते नहीं थे ना, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। तो आए हर 15 के लिए आए थे, वो हमने नहीं करना, रोज़ आते थे। अच्छा, लैब में आता थे, सी मैनू डेगोगे किसी दिन। अच्छा जी, तो सवाल का डाटा पढ़ना शुरू करते हैं फटाफट, फिर फॉर्मेट पहले बना लेंगे, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू सेल्स ही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा बनती है, ऐसे ही है ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसका अपना खाता है, एडमिन अलग है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। ओपनिंग इन्वेंट्रीज आ रही हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स हैं, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स तो करंट टैक्स होता है, लेकिन अजीब बात यह है कि ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है। एक ही एडजस्टमेंट है मज़े की यहाँ पे, इसके साथ जाकर हिट करेगा पॉइंट नंबर 6, ठीक है जी। तो बहरहाल देखते हैं पॉइंट 6 जो फ़ौरन याद आ गया मुझे कि ये तो हिट करेगा। नेक्स्ट, एडवांस इनकम टैक्स पेड करंट एसेट्स में, लेकिन शो कर देना इसको फेस के ऊपर। ये भी कौन सा नोट्स वगैरह बनाने हैं, नोट्स तो बनाने ही नहीं है, ठीक है ना। फेस पे ही आ जाएगा। पीपीई है और इसकी एक्यूमुलेटेड, हाँ कोई नोट्स उसने नहीं मांगे तो ब्रैकेट में भी कर सकते हो, एक छोटी सी वर्किंग करके भी कर सकते हो, क्लिफ्टन वाले सवाल की तरह से ये चलेगा सवाल, ठीक है ना। एक्सपोर्ट लाइसेंस है, ये क्या होता है जी, क्या होता है ये? इनटेंजिबल एसेट होता है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कैश एंड बैंक है, अदर रिसीवेबल्स एंड प्री पेमेंट्स हैं, ये तो अलग ही होते हैं, यानी कि वैली क्लब किए हुए हैं। ट्रेड पेबल्स हैं, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन है, करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर इसको रख दोगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन। डेफर्ड टैक्स ओपनिंग है या क्लोजिंग है? लिखा नहीं हुआ आज जालिम ने, ओपनिंग है या क्लोजिंग है। आपको अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर डेफर्ड टैक्स के कैलकुलेट करने की इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। तो अगर इन्फॉर्मेशन अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर, ये बचपन में आप इंट्रो में सीखते हैं, 2-3 चीज़ों के अंदर सीखते हैं। नंबर 1, अगर सवाल के अंदर एक्यूमुलेटेड ऑप्शन के साथ ट्रायल में नहीं लिखा हुआ ओपनिंग है या क्लोजिंग, तो डीप डाउन जाकर तो देखें तो डेप्शन की एंट्री हुई हो तो आपका मतलब होता है क्लोजिंग है ना, और डेप्शन की एंट्री हुई हो तो ट्रायल के फेस पे डेबिट में नजर आनी चाहिए डेप्शन। लेकिन जब इस तरह के सवाल होते हैं जिनके अंदर उसने पहली एक्सपेंसेस को क्लब करके इकट्ठा किया हुआ है, तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि ट्रायल की डेबिट साइड से हम ढूंढ सकें कि डेप्शन एक्सपेंस पड़ा या नहीं पड़ा, कि हम उससे डिसाइड करें। तो इसलिए एक और उसूल होता था बचपन के अंदर ही, उस्ताद सिखाते थे कि अगर अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का डाटा दे रहा है तो इसका मतलब ट्रायल वाला अक्यूमुलेटेड ऑप्शन क्या है, ओपनिंग है, डेप्शन एक्सपेंस आपने निकाल कर खुद क्लोजिंग बनाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल में नज़र आ रहा है, ट्रायल में नज़र आ रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओपनिंग है या क्लोजिंग है। अगर आपको अनलेस के BSZ वाले सवाल जैसे खुद कह दे पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल है, जिसमें सब कुछ ही क्लोजिंग होता है, वरना ट्रायल के अंदर आपको पता है बहुत सारी चीज़ें क्लोजिंग होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ओपनिंग भी पड़ी होती हैं, जिनके अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी हुआ करता था। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कब ओपनिंग कब क्लोजिंग, अगर अदर इन्फॉर्मेशन में आपको प्रोविजन कैलकुलेट करने का डाटा दे रहा होता था तो बचपन में आपको कहा जाता था कि इसका मतलब ट्रायल वाली प्रोविजन ओपनिंग है, क्लोजिंग आपने खुद निकालनी है, ठीक है। इसी तरह से डेफर टैक्स के बारे में भी उसूल है बचपन वाला ही। अगर आपको ट्रायल के अंदर डेफर टैक्स लिख कर दे दे और ना बताए कि ओपनिंग है या क्लोजिंग है,
तो ट्रायल में नज़र आने वाला डेफर्ड टैक्स ओपनिंग है अगर क्लोजिंग कैलकुलेट करने की इंफॉर्मेशन उसने अदर इंफॉर्मेशन में दी हुई है। ये अब क्या कर सकते हैं, ये बचपन की बातें हैं, अब 55 में भी काम आ रही हैं, ठीक है। तो मैंने 3 चीज़ों के बारे में आपको बताया, ओपनिंग है या क्लोजिंग है। नंबर 1 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। असल बात तो क्या है कि आपको ट्रायल के फेस पर अगर डेबिट साइड पे डेप्शन एक्सपेंस नज़र आ जाए, तो डेप्शन एक्सपेंस क्योंकि फॉर द ईयर एक्सपेंस तो फॉर द ईयर होता है ना, अगर वो डेबिट साइड पे नज़र आ जाए तो इसका मतलब इस साल डेप्शन की एंट्री हो चुकी है। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट तभी हुआ है ना, वो ओपनिंग पिछले साल से तो नहीं आ सकता, ओपनिंग फॉर द ईयर ही होता है। तो इसका मतलब एक्यूमुलेशन ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग है, अगर ट्रायल की डेबिट साइड पर डेप्शन पड़ा है। लेकिन मसला ये आता है जब आप बड़े हो जाएं तो आपको ट्रायल इस तरह के नहीं मिलते हैं जिसके अंदर हर एक्सपेंस टूट टूट कर आ रहा हो। अगर आ जाए तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, आपने जितने सवाल अभी तक देखे उनके अंदर आपको सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल इकट्ठे करके दिए होते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, सारा कुछ इकट्ठा हुआ पड़ा है। अब अगर हुई भी है चार्ज तो आपको तो नहीं पता कि कहाँ पे पड़ी हुई है, सवाल तो खामोश है, ठीक है। तो सवाल के एडजस्टमेंट 1 जब आप ये एडजस्टमेंट नंबर 4 आप पढ़ते हैं तो वो कहता है डिटेल ऑफ पीपीई आर एज फॉलोज, लंबा सा टेबल दिया हुआ है और नीचे कहता है कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर चार्जिंग डेप्शन, डेप्शन इज एलोकेटेड। इतनी लंबी जोड़ी कहानी वो दे रहा है, इसका मतलब डेप्शन कैलकुलेट होना बाकी है। तो छोटे वाला अब रूल, बड़े वाला तो लग नहीं सकता, छोटे वाला रूल अगर क्लियरली बता दे तो अच्छी बात, वरना ना बताए तो अदर इंफॉर्मेशन के अंदर, अदर इंफॉर्मेशन में अगर डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने का डाटा गिवन हो तो ट्रायल बैलेंस वाला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है जी, का बैलेंस ओपनिंग होगा, ठीक है जी। एक ये बात हो गई। दूसरी बात मैंने साथ ही आपको बता दी, कभी ये भी शायद यूज़ हो जाए, इस सवाल में तो नहीं होनी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के रेट्स वगैरह, यानी कि डाटा रेट्स वगैरह गिवन हो तो ट्रायल वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस ओपनिंग होगा, ठीक है जी, सही है। अच्छा, अनलेस के सवाल खुद कह दे पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल है, या सवाल खुद कह दे कि ये क्लोजिंग है, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई, डेफर्ड टैक्स। अदर इंफॉर्मेशन में ये छोटा सा ऐसे सूल है, अगर कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो गुजारा हो जाता है इससे, ठीक है। हाँ, अदर इनकम में अगर, अदर इंफॉर्मेशन में अगर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट, तो बात की बात है ना, डेफर्ड टैक्स को निकालने का, डेफर्ड टैक्स को कैलकुलेट करने का डाटा गिवन हो तो ट्रायल वाला डेफर्ड टैक्स का बैलेंस ओपनिंग होगा, ठीक है जी। और एक और चीज़ बस मुझे बता दें, एक और चीज़ मुझे बता दें, वो है रिटेन्ड अर्निंग्स। जी, सवाल चुप हो तो क्या करेंगे, बताएं जी, तो एक तो आप भी बताएं। अगर ट्रायल में इनकम्स एक्सपेंसेस नज़र आए तो ट्रायल में नज़र आना रिटेन अर्निंग का बैलेंस ओपनिंग होगा, और अगर ना नज़र आए तो क्लोजिंग होगा, क्योंकि इसका मतलब फॉर द ईयर इनकम एक्सपेंसेस नेट होकर प्रॉफिट निकल कर रिटेन अर्निंग में जा चुका और वो क्लोजिंग बन चुका, ठीक है। तो
अगर ट्रायल में इनकम्स एक्सपेंसेस, इनकम्स सेल्स वगैरह, इनकम एक्सपेंसेस नज़र आए तो ट्रायल बैलेंस वाला रिटेन्ड अर्निंग्स, तो ट्रायल बैलेंस वाला रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस ओपनिंग होगा। अगली बात अब फिर आप खुद देख लेना, ठीक है ना जी। ठीक है, ऐसी बस थोड़ी सी बात मैं करने लग गया, बात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई। अब ये देखो ना, अब ये इंट्रो के अंदर पढ़ने होने की वजह से ये भी मुझे कराना पड़ा। खैर चलें, छोड़ें। बात ये हो रही थी कि डेफर्ड टैक्स का ये ओपनिंग बैलेंस है, उसकी वजह ये है कि अदर इंफॉर्मेशन में आपको इसके कैलकुलेट करने का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। अब रिटेन्ड अर्निंग के साथ भी उसने नहीं लिखा हुआ ओपनिंग है या क्लोजिंग है, बताओ क्या है। हाँ, क्योंकि सेल्स इनकम्स एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस सवाल में एक थोड़ा सा मसला और भी है। बहरहाल फ़िलहाल तो मैं इसके साथ ओपनिंग ही लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स हैं, बस खामोश हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में डाल देना इसको, ठीक है जी। और सही है। अच्छा जी, अब असल में प्रॉब्लम चाइल्ड हमारा ये 1 है और ये 6 है। उसके अलावा ठीक है, इसकी वजह से भी एक असर पड़ेगा बिल्कुल एंड पे जाकर, लेकिन ये बाद में एंड पे देख लेंगे। बाकी इंशाल्लाह मार पड़ने वाली कोई नहीं है इस सवाल के अंदर आपको, लेकिन टाइम लेना है हमारा। तो पहले मेरे ख्याल में अब हम फॉर्मेट बना सकते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइज करें। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी, उसके बाद एडमिन सेलिंग और फाइनेंस कॉस्ट, ये नज़र आई हैं। अदर इनकम तो नज़र नहीं आई, मुझे अदर इनकम कहीं नज़र नहीं आई, ठीक है। आ गई तो फिर थोड़ी सी जगह खुली खुली रख लेंगे ना, उसको निकाल देंगे या ज़ीरो लिख देंगे, ज़ीरो आ जाएगा तो कोई नहीं आएगा तो ज़ीरो कर देंगे। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर टैक्स भी है, टैक्स का डाटा है, और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। और रीवैल्यूएशन तो नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात करता चलूँ, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स मेफेयर के अंदर हमने इररिवोकेबली इलेक्ट की हुई है थ्रू OCI, तो इसमें गेन हो या लॉस हो ये भी आएगा, तो इसलिए फॉर्मेट के अंदर OCI की जगह भी रख लेना। सवाल तो पढ़ के ही हम फॉर्मेट बनाते हैं ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद विजुलाइज कर रहे हैं हम। अब ये हमारा बन गया स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम का फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात अगर करें तो उसके अंदर हम एसेट्स से स्टार्ट करें तो नॉन करंट एसेट्स में PPE आएगा, नॉन करंट एसेट्स में इंटेंजिबल्स आएंगे, नज़र आ रहे थे, और इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, वो कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, एक आधी लाइन छोड़ देना। उसके बाद करंट एसेट्स के अंदर देखें तो हमें स्टॉक मिला, डेटर्स मिले, एडवांस टैक्स मिला, कैश एंड बैंक। अदर तरतीब से देखते चलते हैं, चलो ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हो सके मुमकिन वो लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो आसान आसान एडजस्टमेंट्स भी हैं। देखो 6 मिलियन ऑफ द लोन इज़ ऑफ करंट मेच्योरिटी, तो जो लोन नज़र आ रहा है कुछ करंट भी है, मैंने कहा फॉर्मेट बनाना है ना, ठीक है। तो मैक्सिमम चीज़ें लिख लेते हैं और हर जगह एक एक लाइन हम इजाफी छोड़ भी देंगे, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें लिख लेते हैं, क्या ख्याल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, शाहीन लिमिटेड, पूरा लिखना है पर्चे में। SL तो नहीं लिखा हुआ ब्रैकेट में, लिखा हुआ है तो फिर ये देखो आपके लिए दोबारा मिटाकर मैं लिख रहा हूँ, हालांकि टाइम ज़ाया हुआ है, लेकिन पर्चे में लिखा हो ब्रैकेट में तो आप भी SL लिख देना, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम आपने प्लीज़ पूरा लिखना है, और उससे अगली लाइन में लिखना है पूरा फॉर द ईयर एंडेड, बताएं ज़रा 30 जून 2015। मैंने ज़रा ये ताकि सवाल खुला खुला लिखा जाए इसलिए ऐसे कर दिया, ठीक है। ओके, उसके बाद जी सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट। वैसे तो कोई अदर इनकम मुझे नज़र नहीं आई सवाल पढ़ते हुए, लेकिन चलो एहतियातन ऐड लिख लेते हैं। लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लफ्ज लिखा हुआ था उसने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पूरा लिखिएगा। लेस एडमिन एक्सपेंसेस,
अदर एक्सपेंस के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना आप, एक लाइन, मुझे नज़र कोई नहीं आया वैसे, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा क्लोज हो रहा हूँ इसलिए मैं शायद ना ही लिखूँ, ठीक है। तो फाइनेंस कॉस्ट, जो चीज़ नज़र आ रही मैं कंफर्म वाली लिख रहा हूँ, फाइनेंस कॉस्ट, और हम पहुँच जाएंगे यहाँ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस करेंगे इसमें से टैक्स एक्सपेंस, वो नोट्स में मतलब वर्किंग में कर लेंगे, तो हम पहुंच जाएंगे, पहले इधर इतना रश लगा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, ठीक है जी। यहाँ पे भी एक ब्रेक लगती है ना, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ब्रेक, फिर टैक्स माइनस करके ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या किया करते हैं जी, ऐड, तो P&L की मैंने हेडिंग नहीं बनाई माजरत, ठीक है जी। ऐड करते हैं अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, एक दो लाइनें उसके लिए छोड़कर, फिर टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम आ जाएगी। नजर आ रहा है एंड तक? ये बोलो बोलो तो सही है, अब आ ही गए हो तो। ये पूरा फॉर्मेट है जी हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम का, ठीक है। जो कुछ भी होगा वर्किंग्स में अब लेकर आते रहेंगे। रुपीज़ इन मिलियन में सवाल करना है, 1000 में क्या है, 1000 में, जिसमें ट्रायल गिवन है वही बताना है, ठीक है ना। बाकी बेशक अदर इन्फॉर्मेशन में मिलियन हो भी सही, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चार्जिंग तो हो ही नहीं रही। अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद जनाब बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर ऊपर आपने लिखें SL, स्टेटमेंट ऑफ पूरा फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 जून 2015, फिर एसेट्स, ये आप लिख लें, मैंने इससे आगे शुरू करना है, लिख लें। जी लिख लिया जी बच्चों। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल्स, और क्या आया था, ये तो मुझे नजर आ गए थे, तो ये 3 मैंने लिख दिए सवाल पढ़ते हुए, एक दो लाइनें खाली छोड़ दें। करंट एसेट्स, तरतीब थोड़ी सी हम जहन में रखते होते हैं। सबसे पहले स्टॉक, लफ्ज़ क्या लिखा है, इन्वेंट्रीज या स्टॉक, इन्वेंट्रीज, मुझे नज़र नहीं आ रहा वैसे कहाँ लिखा हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्रीज, अच्छा ठीक है, इन्वेंट्रीज ही लिखा हुआ है लफ्ज़ उसमें, इन्वेंट्रीज। उसके बाद डेटर्स हैं, नाम क्या लिखा उसने, ट्रेड रिसीवेबल्स। उसके बाद अदर रिसीवेबल्स एंड प्रीपेमेंट्स, और क्या नजर आया, कैश एंड बैंक, और तो कोई करंट एसेट, एडवांस टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, नेट नहीं करना, आपके दिल में आएगा दूसरी तरफ करंट टैक्स पेबल आएगा, उसको और इसको मैच कर लें, ठीक है। नजर नहीं आ रहा था सही एंड पे, अब ठीक है, थोड़ा सा ना असल में इसको पूरा करने के लिए शॉर्ट चल रहा है, क्योंकि अभी लायबिलिटीज इक्विटी सब कुछ आना है जी। तो एडवांस टैक्स अलग शो करना है, अलग शो करना है, ठीक है, एडवांस टैक्स आ गया। उसके बाद कैश एंड बैंक है, कैश एंड बैंक का, ठीक है जी। तो थोड़ा और स्मार्टली लिखता हूँ भाई, तो आगे आ ही गए बच्चे, वैसे ही काम में, और 3 ही चीज़ें, चौथी है कोई नहीं मुझे पता है, तो मैं ज़रा जगह और बचा रहा हूँ, ठीक है जी। आप तो अपनी खुली डुली एक एक दो दो लाइनें छोड़ते चले जाएं, नो इशू जी। क्या आया था जी, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स एंड प्रीपेमेंट्स। उसके बाद एडवांस इनकम टैक्स और कैश एंड बैंक, ठीक है जी। देन इक्विटी स्टार्ट हो जाएगी, आप पहली हेडिंग देंगे ना, इक्विटी एंड लायबिलिटीज,
तो उसके बाद इक्विटी की हेडिंग देंगे। मुझे 3 चीज़ें नज़र आई थी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम तो नहीं था, लेकिन वो भाई भी तो हैं, हो सकता है फेयर वैल्यू रिजर्व आ जाए, कोई नहीं, आ गया तो देख लेंगे, ठीक है, एक लाइन मैंने एहतियातन छोड़ दी है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, इनमें मुझे लोन तो नज़र आया है, क्या नाम है लोन का? लॉन्ग टर्म लोन लिखा हुआ है ना? नहीं लिखा हुआ लॉन्ग टर्म लोन? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लोन को ही कहते हैं। और आगे इन्फॉर्मेशन के अंदर, जो कि मैंने रीड नहीं करवाई क्विकली, ऐसे बस गो थ्रू करवाया, उसके अंदर उसका करंट पोर्शन भी दिया हुआ है। तो सवाल में तो, पर्चे में तो आपने पूरे सवाल को 2 दफ़ा पढ़ के उसके बाद ही आपने फॉर्मूला बनाना है, तो और आइडिया होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। भाई ज़रा बुला लें उसको, असगर को मैसेज कर दें। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एक आधी लाइन छोड़ दो, DTA आया तो नॉन करंट में लिख देंगे, ओहो नहीं है सवाल में, हाँ, और DTL आया तो इधर लिख देंगे। बहरहाल एक एक, आपने उधर भी एक लाइन छोड़ी हुई है, इधर 2 लाइनें, 1-2 लाइनें छोड़ी हुई हैं, हर जगह 1-2 लाइनें छोड़ते जा रहे हैं आप, ठीक है ना जी। उसके बाद वैसे ट्रायल के अंदर क्या लिखा हुआ है? ट्रायल के अंदर डेफर टैक्स क्रेडिट साइड पर ही लिखा हुआ है, तो ओपनिंग तो डेफर टैक्स लायबिलिटी ही है, ऐसे ही है ना? तो मैं इधर लिख देता हूँ, अगर ना आया तो काट के तो फिर एसेट्स में लिख देंगे। उसके बाद कोई और नॉन करंट लायबिलिटी ताड़ो, वैसे नज़र कोई नहीं आई थी, चलो आ गई तो आप एक लाइन छोड़ के रखो, मैं तो एडजस्टमेंट कर ही लूँगा। उसके बाद जी करंट लायबिलिटीज़ हैं। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर तरतीब होती है, करंट पोर्शन वो है, गिवन है सवाल में, करंट मैच्योरिटी या करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। भाई ये ना चार्जिंग नहीं कर रहा, किसी को बुला लो अगर नहीं चल रहा तो, ताकि इधर काम होता रहे। तो अभी मैंने उधर पहुंच जाना है, मेरा तो फॉर्मेट भी बन गया, जल्दी करो जी। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स होते थे, वो तो नहीं है। उसके बाद आता था ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, क्या लिखा हुआ है? ट्रेड एंड अदर पेएबल्स ही लिखा हुआ है, ट्रेड पेएबल्स है, ठीक है जी, ट्रेड पेएबल्स आ गए। उसके बाद हुआ करता था इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल, डिविडेंड पेएबल, वो अनक्लेम्ड अनपेड के नाम से। तो इंटरेस्ट पेएबल नजर आया आपको? नहीं नजर आया, पक्की बात है। टैक्स पेएबल प्रोविजन बनानी है हमने खुद, वो भी इंशाल्लाह है। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, चले पेएबल नहीं भी है, होगा बाद में निकल आएगा, टैक्स पेएबल भी हो सकता है बाद में निकल आए। उसके अलावा हाँ, वो लिटिगेशन वाला तो सामने है ही ना, वो तो लिख दें जी। कितना है, क्या है? प्रोविजन फॉर लिटिगेशन। उसके अलावा कोई 1-2 आगे तो अब नीचे लिख लेंगे, बड़ी मुश्किल से अभी ये भी मैंने पूरा किया है, चलो शॉर्ट लिख के, छोटा छोटा। अच्छा खैर, अब देखो इसको अपने सामने रख कर खुद बताओ कि क्या आप लोगों के इसमें से आधे नंबर भी नहीं आएंगे? अगर एक भी एडजस्टमेंट है ना आती हो बेटा, तो भी आधे नंबर इस सवाल में पड़े हैं। इसीलिए अब आईकैप मुझे लगता है ये वाले देता ही नहीं है कि यार बच्चे तो बड़े आराम से इसको पासिंग मार्क्स ले लेते हैं इसमें से, छोड़ो यार कुछ और करो, और नोट्स मांगे जा रहे हैं। और वैसे भी ये बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट वो कहाँ पर बनवा रहा है ज़्यादा, ठीक है, कंसोलिडेशन के अंदर। बहरहाल अब ये सवाल तो करना है, और इस तरह का आ भी सकता है, क्योंकि वो आईकैप भी ये देख रहा होता है बच्चे क्या सोच रहे हैं, उस्ताद क्या सोच रहे हैं, नहीं आता, चलो लेट्स टेस्ट देम आउट, ठीक है। अच्छा तो जी CMA में इस बार ये हुआ था। ओके नाउ सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट सबसे पहले करें या आसान से मुश्किल की तरफ चलें? स्टेटमेंट चलिए इक्विटी भी बनानी है, बिल्कुल रिक्वायर्ड है। ये कौन सी रिक्वायरमेंट थी? रिक्वायरमेंट नंबर ये B थी, और ये रिक्वायरमेंट A, और रिक्वायरमेंट C क्या है? तो SL स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये भी फॉर द ईयर बनती है, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000, ठीक है जी। और आपने प्रॉपर इसको नाम शाम लिख के बनाना है। और मुझे क्या नज़र आया जी अभी तक? शेयर कैपिटल है, और रिटेन अर्निंग्स भी हैं, और भी कुछ हो सकता है, और टोटल का कॉलम उसने नहीं मना किया, तो वो भी आपने जगह रखनी है, बना लीजिएगा। मेरे पास वर्किंग से वैसे हो सकता जगह ना भी बचे, ठीक है। ओपनिंग आया करता है
उसके बाद आप लोगों ने आप लोगों ने इसके नीचे को 5-6 लाइनें छोड़ देनी है, ठीक है, और फिर क्लोजिंग लिखना, ओके, और सही है, फिर ना कहना दसिया नहीं, ये एंड पे जाके फिर करेंगे, अब ये जो मसला इसके अंदर है वो देखेंगे, ठीक है जी। बहरहाल तकरीबन इतनी जगह पे मैं बना लूँगा। टोटल का कॉलम आपको बनाना चाहिए, क्योंकि उसने ये नहीं कहा टोटल कॉलम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो अगर उसने नहीं कहा हुआ तो फिर मेरे ख्याल में हमें बनाना चाहिए लाजमी। तो टोटल का कॉलम आप बना लीजिएगा, ओके। जगह है, मैं जगह तो रख लूँ, बनाएंगे ना आप, ठीक है जी, सही है। थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया ना कि कहाँ तक हमारा ये काम चल रहा है। चले, ओके, नाउ ये तो हो गया भाई, लंबा काम नहीं करना अभी बोला, लंबा काम नहीं करना, बस चेक कर लो फटाफट जी। अच्छा, उसके बाद वर्किंग्स करेंगे, नोट्स तो नहीं है, ठीक है। नज़र ये आया है फिलहाल कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन ज़रा एडजस्टमेंट्स को थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। डेप्रीसिएशन के बारे में वो कह रहा है कि वो मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन तीनों में जानी है। इसका मतलब जो भी आपको एक्सपेंस नज़र आ रहा है ट्रायल के अंदर, वो सीधा सीधा तो नहीं जा सकता, तो ये तीनों वर्किंग्स तो ओपन हो ही जाएंगी। कौन कौन सी? कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन। एज पर ट्रायल वाली लाइन खाली छोड़कर आप ये वर्किंग्स ओपन कर रखेंगे, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1 में कर लेता हूँ जी, वर्किंग 1, W1, वर्किंग 1, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ज़रूरत पड़ने पर बाद में पता लगे कि सेल्स की भी वर्किंग करनी है, तो सेल्स की वर्किंग भी ओपन कर लेंगे, वो बाद में कर लेंगे, कोई ज़रूरी तो नहीं तरतीब हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एज पर ट्रायल एक लाइन खाली छोड़कर उसके नीचे आपने 3-4 लाइनें खाली छोड़ दी, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी वर्किंग कौन सी बना रहे हो आप? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैंने क्योंकि वहाँ सिर्फ सेलिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है तो मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है। इधर भी आपने क्या करना है, एज पर ट्रायल की एक लाइन खाली छोड़ देना और नीचे 3-4 लाइनें, 2-3 लाइनें जगह पे छोड़ते हैं सारों की, ठीक है। तीसरी वर्किंग होगी एडमिन एक्सपेंसेस, और इसमें भी आपने एज पर ट्रायल वाली फिगर लिखकर बाकी जगह खाली छोड़ देंगे, ठीक है। ये 3 वर्किंग्स तो ओपन होनी थी, मुझे डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट्स से पता लग गया। उसके अलावा जज़ाकल्लाह भाई, उसके अलावा वर्किंग्स ज़रूरत के मुताबिक हम ओपन करते चले जाएंगे, ठीक है जी। शुरू करें काम अब। तो मैंने फॉर्मेट बना लिया और 2-4 जो वर्किंग्स अपेरेंटली मुझे नज़र आ रही थी वो भी मैंने कर डाली, ठीक है। अब ज़रा दोबारा बताओ, आसान से मुश्किल की तरफ जाना है, मुश्किल से आसान की तरफ आना है? जी बताओ भाई, मुश्किल से आसान की तरफ। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 पे आए, जाती चेक करो ना, सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट सबसे पहले, सारी हवा बचेगी वहीं निकल जाए। चलें कोई नहीं, खैर शुरू करते हैं जी, पढ़ें। सेल्स लास्ट ईयर इंक्लूडेड, सेल्स लास्ट ईयर की जो थी सेल्स, यानी कि पिछले साल उसने बाकायदा क्लियर किया आगे लिख कर भी, क्या मतलब है मेरा, ईयर एंड 30 जून 2014 वाला। असगर को ज़रा दोबारा, बल्कि ठहर जाए मैं मैसेज कर देता हूँ, ठीक है जी। ज़रा पढ़ें इस एडजस्टमेंट को, पढ़ने में तो कोई हर्ज नहीं। मैं मैसेज कर रहा हूँ।
जी क्या समझ में आती है फिर? कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़। क्या कह रहा है जी? सेल्स लास्ट ईयर इन ईयर एंड 30 जून 14 वाली जो सेल थी, इंक्लूडेड गुड्स इनवॉइस्ड एट 10 million which were sent to customer on जून 25 अंडर सेल और रिटर्न एग्रीमेंट। वैसे तो हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये जो हमारा रेवेन्यू चल रहा है ना इसके अंदर हमने ये करना ही है, ठीक है। तो बहरहाल फ़िलहाल तो पहली बार ये सरप्राइज़ मिला हमें। सेल ऑन रिटर्न बेसिस का मतलब क्या होता है, कोई बता दे? कि आपको वापस करने का हक है, ठीक है ना। अब 1 जुलाई 2013 वाला साल जो हमारा 30 जून 2014 पे ख़त्म होना है, और उसके बाद हमारा साल जो शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू होकर और 30 जून 15 पे जाके ख़त्म होना है, ठीक है। और सही है। तो अब 2014 के साल की सेल है, हम खड़े हैं इस वक्त 2015 वाले साल में, ऐसे ही है ना, 30 जून 15। वो कहता है लास्ट ईयर की सेल जो कि 25 जून 2014 पर की गई थी, यानी यहाँ कहीं पर, यहाँ कहीं पर, ठीक है जी, वो किस बेस पर की गई थी? इसको मैं गुड्स सोल्ड नहीं कह सकता, मेरे हिसाब से तो इसको हमें कहना चाहिए गुड्स सेंट, नॉट सोल्ड, गुड्स सेंट, गुड्स सेंट ऑन रिटर्न बेसिस। इसका मतलब क्या है? जब तक कंफर्म ना हो जाए इसको हम अपनी सेल नहीं कह सकते। जब तक कंफर्म ना हो जाए कि उसने एक्सेप्ट कर ली है, और देखो ना एक वक्त होता है, ठीक है। नूरुल्लाह ने यहाँ पर पेशावरी चप्पल बेचने का प्रोग्राम बनाया, तो बाटा वालों के पास गया, सर्विस वालों के पास गया, हश पपीज़ वालों के पास गया, उन्होंने कहा भाई चक्कर ही कोई नहीं, हमारे अपने जूते हैं, निकालो यहाँ से ले जाओ। तो इसने कहा यार रख तो लो, बिक गए तो मुझे पैसे दे देना, वरना मैं महीने बाद आऊँगा वापस ले जाऊँ। तो नूरुल्लाह कब तक सेल बुक नहीं कर सकता? जब तक 1 महीना एक्सपायर ना हो जाए, या वो फ़ोन करके कहना नहीं भाई हमने इसको रख लिया या हमारी आगे बिक गई, तब तक ये इसको सर्टेनिटी नहीं है। तो इसका मतलब पहली बात, ये हमारी सेल नहीं है, नंबर 1, नॉट आर सेल। तो अगर हमारी सेल नहीं है तो दूसरी बात फिर क्या है? नहीं, एंट्री कोई भी नहीं होती, फिर इसकी एंट्री तो कोई नहीं होती, ये स्टॉक से निकल गई है, फिजिकल प्रेमिसेस में से निकल गई है। ये अपनी जेब में, अपनी दराज में एक रजिस्टर, एक डायरी, एक कॉपी रखेगा जिसमें इसने हिसाब रखना है कि मेरे इतने पेशावरी चप्पल बरकत मार्केट बाटा पे पड़े हैं, इतने पेशावरी चप्पल मैंने सर्विस फैसल टाउन में रखवाए, इतने हश पपीज़ मेन मार्केट में मैंने जोड़े रखवाए हुए हैं। इसको कहते हैं मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स। ये अपने खाते में तो लिख लेगा, मतलब अपने खाते को, अपने रिकॉर्ड में तो ये रखेगा, जाहिर है कि कितने कहाँ पे पड़े हैं, लेकिन इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अच्छा, IFRS 15 के चैप्टर के अंदर इसकी भी एंट्री बनाएंगे, लेकिन वो एंट्री पता है क्या होगी? वो एंट्री क्या हो सकती है? माई स्टॉक इन माई प्रेमिसेस क्रेडिट एंड माई स्टॉक इन बाटा स्टोर प्रेमिसेस डेबिट। मतलब समझ आई बात की? मतलब ये मेरी सेल नहीं है तो इसका मतलब मेरा स्टॉक है, मेरा स्टॉक है, लेकिन मैंने तो इसको भेज दिया है। अब भेज दिया है तो ये जब तक बिक नहीं जाती हैं तो मेरी अमानत है बाटा के पास पड़ी हुई, तो मैं कहूंगा माय स्टॉक लाइंग इन अदर्स प्रेमिसेस। तो मेरा स्टॉक, तो मेरे स्टॉक के 2 हिस्से होंगे, एक वो स्टॉक जो फिजिकली मेरी फैक्ट्री में मौजूद होगा, नूरुल्लाह की फैक्ट्री में पेशावर में मौजूद होगा, और एक वो स्टॉक होगा जो बाटा सर्विस के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि रिटर्न बेसिस वाला है। हाँ, जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो उस दिन सेल बुक करेगा, वो भी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, वो भी यहाँ पर रख देंगे, बस वो भी अपनी साइड पर लिख देंगे ये हमारे पास स्टॉक पड़ा है नूरुल्लाह का। और जिस दिन वो सेल बुक करते जाएंगे उस दिन वो कैश डेबिट सेल क्रेडिट करते जाएंगे, तो ये उनकी समझे फिर परचेज पड़ेगी, क्योंकि लेकिन मैं वैसे उनकी बात कर नहीं रहा, फिलहाल मैं सेलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ज़रा सेलर की बात समझ लें, इनकी समझ आ गई है।
हाँ, सेलर की समझ आ जाए पहले, फिर बाहर की तरफ ही टुर पैना। जाहिर सी बात है, जब इधर ये काम हो रहा है तो दूसरी तरफ भी ऐसा ही होना है, वो भी कोई एंट्री नहीं करेंगे, जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, बाकी रिकॉर्ड्स तो रखने हैं भाई, इसने भी अपने हिसाब रखना है जूतों का उधर भी। तो स्टॉक के अंदर बेसिकली नूरुल्लाह का जो स्टॉक होगा बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में स्टॉक नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस स्टॉक के आगे लेट्स से वर्किंग वन है, तो वर्किंग वन में यूं लिखा होगा स्टॉक इन पेशावर फैक्ट्री 500 और स्टॉक इन बाटा क्या नाम है इसका, बरकत मार्केट। तो टोटल मेरा स्टॉक कितना है इस वक्त? तो ये तो होता ही है अक्सर, आपका स्टॉक कहीं और पड़ा हो सकता है, ठीक है। तो दूसरी बात, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्लास बुलाया था कि बीच में ब्रेक आ भी गई तो नमाज पढ़ के वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो दूसरी बात, अब देखो ना, पहली एडजस्टमेंट ही आप लोग पकड़ के बैठ गए, मैंने कहा भी था ये एंड पे कर लेते हैं जी। नॉट आर सेल, तो दूसरी बात क्या है? आर स्टॉक, आर स्टॉक, ठीक है जी। इन अदर्स प्रेमिसेस, इन अदर्स प्रेमिसेस, ठीक है बच्चों, इसको यहां ही ना लिख दें। अच्छा, अब इसका मतलब इसकी तो कोई एंट्री नहीं हो सकती। जो सेल ऑन रिटर्न बेसिस पर 10 मिलियन की चीजें भेजी हैं, हमने भेजी हैं सेंट, उनकी कोई सेल की एंट्री 30 जून 14 पर नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ आती है? लेकिन जालिम क्या कह रहा है? सेल्स इंक्लूडेड, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि 2014 के अंदर कोई एंट्री पास नहीं होनी चाहिए थी। ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी जी? ओरिजिनल एंट्री नो एंट्री। लेकिन उसने क्या कर दिया? उसने क्या गलती कर दी? उसने कर दिया डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, कितने से? 10 मिलियन से, ठीक है जी। अब 10 असल में सवाल हज़ारों में, तो 1000 में कर लो, बाद में मसला होना फिर ऐसे हैं। 10,000 से डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और दूसरी एंट्री भी कर लिया करो, कहीं लिखा नहीं हुआ पीरियोडिक परपेचुअल, लेकिन आप कर लो, ज़रा आसानी रहेगी। दोनों तरह से ही चल सकते हो, अल्टीमेटली पॉइंट तो इधर ही है। लेकिन मुझे असल में कहीं परचेज नज़र नहीं आया, ठीक है ना, मुझे परचेज मैन्युफैक्चरिंग में छुपा पड़ा होगा, तो ज़बरदस्ती करके मैं फिर ये वाला काम ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बहरहाल कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, वैसे भी ये पिछले साल की गलती है भाई, टेंशन न लो, अभी सेट हो जाएगा सब, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है जी। अब ये वाली फिगर मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपको पता है सेल तो बुक होती है सेलिंग प्राइस पर, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री तो कॉस्ट, स्टॉक के जाने की एंट्री तो कॉस्ट से होगी ना। उसके लिए फिर उसने मुझे ज़बानी कलामी करने वाला काम ही दिया था, क्योंकि हमारी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है कंसोलिडेशन में। वो कहता है कॉस्ट प्लस 20%, यानी कॉस्ट 100 होगी और सेलिंग प्राइस 120। अब ये 100 क्या है, 10 क्या है, ये 10 मिलियन क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये 120 है, हमें चाहिए 100, तो इसको डिवाइड करें 120 से और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, आंसर बता दें। ठहर जाओ, 8333 से कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये होना चाहिए था। ओ सॉरी, ये उसने कर दिया है, तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है, ठीक है। अब बोलो, वैसे मैं 1 बाय 1 ही चल लेता हूँ, ठीक है ना जी। होना चाहिए था ये, और उसने कर, यानी कुछ नहीं होना चाहिए था और उसने कर दिया क्या, ये आपके सामने नजर आ रहा है। अब यहाँ पे बात रुक जाती ना, तो फिर भी कोई मामला ठीक हो जाता, लेकिन वो क्या कहता है, द गुड्स वर रिटर्न ऑन 25 अगस्त 2000, और ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ हो जाए। गुड्स यहाँ पर रिटर्न हो गई,
गुड्स सेंट ऑन रिटर्न बेसिस, और यहाँ पर क्या हुआ, गुड्स रिटर्न। अब गुड्स रिटर्न हुई तो अब उन्होंने जो चांद चढ़ाया ना, ये मसला हो गया असल में। ठीक है, चांद क्या चढ़ाया, वो कहता है नो करेक्शन हैज़ बीन मेड फॉर, अच्छा कोई नहीं हुआ, शुक्र है, नो करेक्शन हैज़ बीन मेड फॉर द रिटर्न। अब मुझे बताओ, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी हो तो 2015 में अब ये मामला हो रहा है, चीज़ें वापस आई हैं 2015 में, ठीक है ना, 14 तो गुजर चुका है, तो मैं यूँ कह लेता हूँ कि होना चाहिए था 2014 के अंदर ये, लेकिन 2015 के अंदर हमें पता चला, ठीक है, होना चाहिए था 2014 में ये कि कुछ नहीं करना था, लेकिन 14 के अंदर ये काम उसने कर दिया था। अब 15 में पता चला है तो 15 के अंदर हम क्या करने लगे हैं जी, इसको उल्टाने लगे हैं। क्या करने लगे हैं, उल्टाने लगे हैं। तो जो रॉन्ग एंट्री हुई है उसको क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स कब कर रहे हैं, 2015 में। तो ये मैं रेक्टिफाइंग एंट्री यहाँ पास कर रहा हूँ, ठीक है, कर दूँ, रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास कर रहा हूँ जी। तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कर दो एक बार, थोड़ी देर के लिए ना कर लो इसी तरह से समझ कर कि हम जो है वो इस वक्त 14 में खड़े होकर ये गलती 14 में सही कर लें, थोड़ी देर के लिए कर दो। आइए सेट में भी करते ही होते थे आप, जिस साल की जी बेटा मुझे पता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक बार कर दो। मैं ये कह रहा हूँ कि आइए सेट में भी जब आप सवाल ओपन करते थे तो ऐसे ही हर साल की एंट्री ओपन कर लेते थे, तो साल की एंट्री वैसे साल में सही होनी चाहिए। चलो मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूँ कि 14 में खड़े होकर गलती सही करो, थोड़ी देर के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ऊपर 15 नहीं है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो ऊपर 15 नहीं है, ठीक है ना। अब ये गलती सही करा दो मुझे, गलती सही करवा दो मुझे। सेल्स डेबिट, ये सेल्स को आपने रिवर्स कर दिया, कितने से, 10,000 से, ठीक है जी। और उसके बाद अगली एंट्री इन्वेंट्री डेबिट करके और कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट करवा दो मुझे। ये आपने क्या कर दिया, मुझे गलती सही करवा दी, ठीक है, जो हमसे हुई थी। मैंने ये नहीं कह रहा कौन से साल में खड़े होकर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। इसको मैं इधर ले जाऊँ ज़रा, उठाकर ज़रा इधर ले, जगह मुक गई थले। जी समझ आती है बात की, ओके नेक्स्ट। अच्छा अब एक और मसला भी है, IS 8 जो आप पढ़ा करते थे ना बचपन में, उस IS 8 के अंदर लिखा होता था सवालों के अंदर इग्नोर टैक्स। क्या लिखा होता था जी, लेकिन मुसीबत यह है कि अब आप FAR 2 में आ गए हैं। FAR 2 के अंदर तो आप टैक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तो सवाल के अंदर आखिरी लाइन में लिखा हुआ था और करो सबसे पहले ये एडजस्टमेंट। अच्छा भला सवाल हो रहा था, पहले ये करा दें। खैर वैसे ये हो गया तो उसके बाद बचना कुछ नहीं है सवाल के अंदर। हाँ है सही, इसमें भी जान बड़ी, ये भी अच्छी एडजस्टमेंट है, लेकिन खैर इतनी अच्छी नहीं जितनी ये। सवाल में क्या लिखा हुआ है जी, 35%, टैक्स रेट कितना है जी, 35%। तो ब्रेक के बाद ज़हन रखें कि हम दोबारा मिलेंगे और सवाल पूरा करेंगे, आराम आराम से करना है सवाल हमने, मैं तेज़ी नहीं कर सकता जी। तो बच्चों ज़रा तसल्ली से मुझे बताएं, रेक्टिफाइंग एंट्री में सेल क्या हुई है, सेल क्या हुई है बेटा, सेल कम हुई है या बढ़ी है, सेल कम हुई है या बढ़ी है। सेल डेबिट मतलब सेल कम, सेल के कम होने से प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम होगा, ऐसे ही है ना। अच्छा उसके बाद प्रॉफिट कितने से कम हुआ, 10,000 से, लेकिन एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ सेल क्या हुई है, वो बढ़ी है, नहीं कॉस्ट ऑफ सेल भी कम हुई है, सुभान अल्लाह। तो प्रॉफिट इस वजह से भी क्या हुआ, इससे बढ़ेगा। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, लग रहा है जाग रहे हैं जी। तो अब मुझे बताओ नेट में प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा, प्रॉफिट नेट में कम हुआ है कितने से, 1667, ठीक है जी। अब प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स बढ़ेगा या कम होगा, टैक्स कम होगा। टैक्स कम करने की एंट्री होगी टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। लेकिन इसको करंट टैक्स को हिट करें या डेफर्ड को, करंट को कभी भी नहीं करना, करते ही डेफर्ड को हैं। जब IS 8 FAR 2 में होता था ना,
तो चूंकि हर एडजस्टमेंट के साथ टैक्स होता था तो वहाँ पे तफसीलन इस चीज़ को समझाया जाता था कि कब करंट टैक्स को हिट करना है और कब डेफर्ड टैक्स को। लेकिन आप लोगों के लिए बस ये सलाह है कि इस मुसीबत में ना पड़ो, इसको खुद को इस बखेड़े में ना डालो। बस ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट आ जाए तो आपने डेफर्ड टैक्स को हिट कर देना, ठीक है ना। मैक्सिमम क्या होगा, वो 99% चांसेस तो सही होगा, अगर 1% गलत भी होगा तो क्या होगा, वो उसके ऊपर भी CT EDT के ऊपर मेरा नहीं ख्याल नंबर काटेगा तो आधा नंबर काट लेगा। लेकिन इस मुसीबत में खुद को ना डालो, ये एक अलग बहस छिड़ पड़ेगी। आइए सेठ जब FIR 2 में होता था तो हम बच्चों को बताते थे, क्योंकि वहाँ पे मजबूरी थी, वहाँ पे हर सवाल में टैक्स ने आना है और हर सवाल में पिछले सालों गलतियाँ सही हो रही हैं, पॉलिसी चेंज हो रही है, तो वो सारे असरात करंट डेफर्ड दोनों के ऊपर पढ़ने होते थे, वो हम आइडेंटिफाई करते थे। लेकिन यहाँ पर इस सवाल के अलावा कहीं पे आपको ये मसला नज़र नहीं आना, तो इसलिए आइए सेठ की एप्लीकेशन है, इसलिए अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो आपने क्या करना है, डेफर्ड टैक्स को हिट कर देना है, ठीक है। तो हाँ भाई, टैक्स कम हो रहा है या बढ़ रहा है, प्रॉफिट कम हुआ तो प्रॉफिट के कम होने से टैक्स भी कम होगा, टैक्स कम हो तो टैक्स क्रेडिट, लेकिन कौन सा टैक्स, तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। और दूसरा इम्पैक्ट पता ही है आपको, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो चाहे एसेट हो, इसको कर देंगे डेबिट। अब ये तो प्रॉफिट की कमी है, ये तो प्रॉफिट की कमी है, क्या हुआ है जी, प्रॉफिट कम हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है 1667 से प्रॉफिट कम हुआ है, इसके ऊपर टैक्स का इम्पैक्ट कितना पड़ा जी, कितना 580, 3.45 तो 3 कर लो फिर अगर राउंड करना ही है तो 583 से, ठीक है जी, ओके डन। अच्छा अब ये ज़रा मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ, प्रॉफिट कम हुआ तो टैक्स भी कम हो गया। अब टैक्स रेट क्या था 35%, तो यहाँ पर टैक्स की कमी किससे आ जाएगी, $583 से, तो ये मैंने एंट्री किया, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, ज़रा ज़रूरत है मुझे। हाँ जी, गलती सही हुई, समझ आ गई। मैं ये नहीं कह रहा किस साल में करें, मैंने तो साल ऊपर मिटा दिया होगा, ठीक है। हाँ जी, गलती सही होनी समझ आ गई। पिछले साल कुछ चीज़ें भेजी थी ऑन रिटर्न बेसिस, लेकिन जालिम ने क्या किया, सेल में इंक्लूड कर दिया। तो अगली बात फिर हमें पता है, उन्होंने डेटा डेबिट सेल क्रेडिट कॉस्ट वो कर दिया ना, सेल्स में इंक्लूडेड है। अब वो इस साल के अंदर चलो यही कह देता कि इस साल में बिक गई हैं तो फिर भी शायद, लेकिन फिर भी हम कहते हैं यार सेल तो इस साल की थी पिछले साल में, वो तो एक अलग बहस होती खैर। लेकिन अब मसला ये हुआ कि वही हुआ जिसका डर था, जिस वजह से कहा जाता है सेल ऑन रिटर्न बेसिस को सेल बुक ना करो, वापस आ गई चीज़ें। महीने का टाइम दिया होगा ना, कब भेजी हैं चीज़ें, 25 जुलाई को, 25 जून को, 25 जून को भेजी और शायद 2 महीने का टाइम दिया होगा, 25 जुलाई 25 अगस्त को वापस आ गई। सारी की सारी की नहीं लिखा, आधी आई, जो आधी आती तो फिर बाकी सेल बुक करते और सिर्फ आधी जो वापस आई उनको हम जो रिवर्स करते, लेकिन सारी आ गई वापस। वो नहीं आया मोहम्मद बख्शा, ठीक है, लेकिन गुड्स आ गई हैं वापस, गुड्स वापस आ गई हैं ठीक है, जो देने का था गुड्स वो नहीं वापस आया अभी तक, नूरुल्लाह, ठीक है। तो अब जब वापस आई हैं तो हमने पिछले साल में जो सेल, तो हमने जो सेल बुक की थी पिछले साल, मेरा मुंह से निकल, हमने जो सेल बुक की थी, अब वो गलत बुक की थी ना, उसको क्या कर दो, रिवर्स। यहाँ तक को मसला। अब अगली बात आती है, बेटा एक मिनट, वो मैं वही कह रहा हूँ, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। पहली बात मुझे बताओ कि ये गलती 14 में ही खड़े होकर सही करें तो ऐसे करेंगे, बोलो। लेकिन मसला ये कि हम 14 में तो खड़े ही नहीं, 14 तो गुजर चुका था। अब अगर 14 गुजर चुका है और हम ये खड़े हैं 15 के अंदर, तो 15 के अंदर ये रेक्टिफाइंग एंट्री जो आपने करनी है, इसका असर डेटर पे, इन्वेंट्री पे, DTL पे तो डाल लोगे, क्योंकि ये बैलेंस शीट आइटम्स हैं, एज ऑन हैं। इन मुसीबतों का क्या करें, मुझे बताओ। सेल 14 में गलत बुक हुई थी, उसको डेबिट करने से 15 के अंदर 15 की सेल को डेबिट करके तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो 14 की सेल में डेबिट होना चाहिए, बात समझ आती है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल, हाँ उधर ही जाता हूँ मैं, एक मिनट सबर का, जो कॉस्ट ऑफ सेल भी तो 14 की गलत हुई थी, तो सही भी 14 की कॉस्ट ऑफ सेल होनी चाहिए, 15 की कॉस्ट ऑफ सेल को तो सही नहीं कर सकते। डेफर टैक्स भी 14 का गलत था, तो ये सारी गलतियां तो 14 की थी, तो इनकम्स एक्सपेंसेस के लिए मसला है। चलो बैलेंस शीट में तो एसेट्स लायबिलिटीज एज ऑन पड़े ही होते हैं, तो इसका हल फिर क्या सीखा हुआ था बचपन में आपने, आप इसको रिटेन्ड अर्निंग्स को हिट करवा दें, रिटेन्ड अर्निंग्स को। सेल्स डेबिट, सेल्स कम तो प्रॉफिट कम, अब प्रॉफिट कोई नहीं है तो रिटेन्ड अर्निंग्स,
कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्रेडिट मतलब एक्सपेंस कम, एक्सपेंस कम होने से मतलब होता है प्रॉफिट का बढ़ना। तो प्रॉफिट का बढ़ना आप कहाँ शो करें, वो रिटेन्ड अर्निंग्स को ही कर देते हैं, ठीक है। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस कम, एक्सपेंस से कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट का बढ़ना आप कहाँ पे हिट करें, अब मजबूरी है। तो ये सब का सब ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में हिट करेंगे। इस दिन खड़े होकर जो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स है ये सारा कुछ वहाँ हिट हो रहा है, क्योंकि 14 गुजर चुका है, ठीक है जी, 14 हमारे हाथों से निकल चुका है। अब हमारे पास तो 15 के अंदर यही है ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये सारे के सारे इम्पैक्ट्स, ये सारे के सारे इम्पैक्ट्स ये हम इस ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स पे डाल देंगे, ठीक है। तो शायद चेंज इन इक्विटी भी उसने मांगी हुई थी, इसीलिए मांगी हुई थी कि वो ये देखना चाह रहा होगा कि आपको ओपनिंग 2 दफ़ा लिखना आता भी है कि नहीं, ठीक है। ओपनिंग 2 दफ़ा लिखना आता भी है कि नहीं। आइए सेठ याद है ना, अगर आपके 15 के साल में खड़े होकर 14 की गलती है, अब 14 का सारा डाटा नहीं है तो सिर्फ ओपनिंग को ही सही करेंगे, ठीक है ना। अब ओपनिंग को आप क्या कर लें, आप पहले ओपनिंग को अनएडजस्टेड लिख लें, उसके बाद आप एडजस्टमेंट फॉर प्रायर ईयर, ये एडजस्टमेंट फॉर प्रायर ईयर की हेडिंग डाल दें, और फिर इसको ये 2 इम्पैक्ट्स डालने के बाद, इसको मैं साइड पे इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये ना ज़रा कंफ्यूज ना करे आपको कि शायद हमने वो ओरिजिनल एंट्रीज की और फिर ये रॉन्ग एंट्री ना, ठीक है ना। ये मैं यूँ करना चाह रहा हूँ, ऐसे कर लेते हैं, ये कुछ ऐसे ज़रा थोड़ा सा शायद बेहतर हो जाए, ठीक है ना, कि 2014 के अंदर गलत एंट्रीज वो हुई हैं, ठीक है। अब 2015 के अंदर वो चीज़ें वापस आ गई। अब 2015 में अगर ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज करते हैं तो ये 2015 के साथ तो जाती है, 2015 की सेल में तो बुक नहीं हुआ, उसको रिवर्स कर रहे हैं। असल में तो ये गलती 14 में वो कर चुका था, तो 15 में आप खड़े होकर सही कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिटेन्ड अर्निंग्स को हिट करना पड़ेगा। मेरे पास 14 के प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है, 2 साल के डाटा कोई नहीं अवेलेबल मेरे पास कि मैं वहाँ जाके अगर प्रॉफिट्स अवेलेबल होते 14 के तो 14 को जाके सही कर लेते। अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग ने तो, इस साल की रिटेन्ड अर्निंग ने तो, ओपनिंग ने तो रिस्टेट होना ही था ना, तो वही अब हम 1 साल के अंदर कर लेते हैं। तो ओपनिंग हम 2 बार लिख लेते हैं जी। अब माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं एक लाइन में वो जादुई लाइन लिखूंगा जो FAR 1 के अंदर हमें पढ़ाई जाती थी, ठीक है, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट्स। जहाँ तक मुझे याद है, मेरे तकरीबन सारे अपने ही बच्चे बैठे हैं, तकरीबन मुझे जहाँ तक याद है मैं इसको ब्लू कलर से लिखा करता था, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट को। तो खैर चलें, पढ़ा हुआ अभी आगे याद रखना होता है, ठीक है। अब प्रायर ईयर एडजस्टमेंट जो है जी, उसका असर रिटेन्ड अर्निंग्स पे डालना है सुकून से, लेकिन मैं कहता हूँ पूरी डबल एंट्री ही हम फिट करके डाल दें जहाँ जहाँ जाती है। रिटेन्ड अर्निंग्स, चलो वो तो मैंने ओपनिंग ही लिख दिया, हिट कर दूंगा। दूसरी चीज़ क्या है, डेटर्स, इन्वेंट्री। लेकिन इन्वेंट्री कौन सी, ये कौन सी इन्वेंट्री में गलती है, क्लोजिंग में ना, पिछले साल की क्लोजिंग में, हाँ जी। तो इस साल की ओपनिंग में हुई ना, इस साल की ओपनिंग हुई ना, ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। कहाँ आया करती है, कॉस्ट ऑफ सेल में, और कॉस्ट ऑफ सेल में भी, और आप उसको, क्योंकि वो ट्रायल के अंदर भी वही नज़र आ रही है, अल्लाह की मर्जी, अब क्या कर सकते हैं। ट्रायल के अंदर ही कौन सी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ओपनिंग। तो हम बैलेंस शीट पे तो क्लोजिंग लेके जाते हैं ना, तो हम क्लोजिंग अपना उसूल वही रखेंगे, ठीक है ना। हम सिर्फ ओपनिंग को कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर एडजस्ट कर लेंगे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री में मसला है, डेटर्स में मसला है, और DTL में भी मसला है। तो अब क्या करें जी, DTL का लेजर भी ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों की खिदमत में पेश किया जा रहा है वर्किंग नंबर 5 के अंदर, 4 के अंदर। अच्छा, अब जो वर्किंग इसके अलावा होंगी भाई, अब मुझे मजबूरन वहाँ करनी पड़ेगी, ठीक है जी। DTL मैं मैक्सिमम कोशिश यही कर रहा होता हूँ कि इसके ऊपर ही सारी बन जाए, ठीक है ना जी। DTL/A ओपनिंग, चलो बता दो ओपनिंग, वैसे ट्रायल के अंदर ओपनिंग लाइबिलिटी थी, बता दो, बताने में क्या हर्ज है, अब अगर आ ही गए हैं तो ट्रायल से टिक हो जाएगा। फिर बताओ जी, ओपनिंग कितना था, 5000, ओपनिंग 5000 था। अच्छा, उसके बाद ट्रायल में जो ट्रेड रिसीवेबल्स नजर आ रहे हैं, डेटर्स, पता लग गया जी इनके अंदर गड़बड़ है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, हिट हो रहे हैं नहीं हो रहे,
अब बोलो, नो करेक्शन, क्या लिख रहा है, नो करेक्शन हैज बीन मेड, मतलब डेटर्स को सही नहीं किया गया तो हम सही करेंगे, हम किस लिए, हम हैं ना, ठीक है जी। तो ट्रेड रिसीवेबल्स गलत वाले बताओ, वो गलत वाले ट्रेड रिसीवेबल्स सामने रखे हुए मैंने, एंड पर यही छोड़ा था, ये देखो 37800 डेटर्स नजर आ रहे हैं, ये मैंने सिर्फ गलत फिगर्स उठाई हैं, 37800। डीटीएल को ओपनिंग लिख लिया ट्रायल से उठाकर, डेटर्स को ओपनिंग लिख लिया ट्रायल से उठाकर, और इधर देखो इसको ज़रा थोड़ा सा माजरत मैं ज़रा आपके बचपन वाले फॉर्मेट पे इसको डालना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आगे एक्सपेंसेस आएंगे और लेस करेंगे आप क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ सेल निकल आएगी। ज़रा मैं पुराने फॉर्मेट पे लाया हूँ, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक, नीचे क्या आएंगी, एक्सपेंसेस वगैरह आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एज पर ट्रायल, जो भी इलेक्ट्रॉन पटरम सारा कुछ, ठीक है ना। तो वहाँ पे लेस करेंगे एंड पे जाकर क्लोजिंग स्टॉक। लेस क्या होता था, क्लोजिंग, वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ये ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर हम एंड पे जाकर माइनस कर लेंगे और हम पहुंच जाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स पर। तो इस वक्त मुझे मसला किससे है, वही ओपनिंग स्टॉक जो ट्रायल में गिवन है उससे, और वो कितना गिवन है ट्रायल के अंदर, ओपनिंग इन्वेंट्रीज 23,000। कैसा लगा सवाल, हाँ जी, लविंग इट। 23, वो पेपर में भी करने वालों ने अल्लाह का नाम लेके किया होगा, मैंने तो पहले ही बता दिया है, ये वाली एडजस्टमेंट एंड पे कर लेना। मेरा तो ये था कि देखो बच्चों 70% सवाल तो हो गया, अब एक एडजस्टमेंट ही है ना, 4 नंबर काट जाएंगे तो बाकी अगर 20 का सवाल है तो 16-17 तो फिर भी आ जाएंगे। तो असल यही होता है, असल यही होता है, कोई ना कोई एडजस्टमेंट ऐसी आ जाती है। अब इस अटैम्प्ट के अंदर बाकी सवाल बिल्कुल ज़्यादा आसान भी होंगे, तो कोई सवाल मुश्किल कोई आसान चलता ही। जी बेटा, बेटा 25 नंबर का ये है, तो इसमें से 20 नंबर तो वैसे ही आपके बनते हैं, अगर सवाल कर लेंगे ना पूरा तो आपको नजर आएगा। टैक्स के एडजस्टमेंट में एक थोड़ा सा टेक्निकल मामला है, लेकिन वो एक उसी के नंबर तो नहीं है। क्या मतलब 18 नंबर इन दो एडजस्टमेंट्स के हैं और बाकी 7 नंबर का सारा सवाल है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। सेल यहाँ पे लिखने के भी वैसे ही नंबर है जैसे कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ पे लिखने के नंबर है, तो नंबर तो एक एक आधा आधा करके बटे हुए होते हैं। 25 नंबर का सवाल है तो अच्छी बात है, इसमें से 17-18 वो हैं जो नॉर्मल वाले हैं, तो ऐसे मिलेंगे। ओके, चलें देख लीजिएगा। अभी तो आप, मैंने कहा था पहली एडजस्टमेंट बाद में कर लेते हैं, तो मैंने खुद बोला मुश्किल करनी है या आसान, आप लोगों का जी मुश्किल पहले करा दें, तो मैंने कहा मुश्किल नहीं है जी, कुछ बच्चों के लग रहा है मुश्किल नहीं है, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रही है जी। तो अब हमने क्या कर लिया, गलत फिगर उठा ली, कौन कौन सी, अच्छा रिटेन्ड अर्निंग्स भी गलत वाली उठा लो, फिर रिटेन्ड अर्निंग भी गलत वाली उठा लो, फिर 4 फिगर्स अब एकदम से सही होनी है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये कतन नहीं है कि जो क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग यहां से निकलेंगी उन्होंने इधर जाना है तो वो सारे नंबर ही 0 हो गए। अगर यहां पर एडजस्टमेंट इसकी थी, एक ये एडजस्टमेंट नहीं, इसका एक नंबर है सिर्फ ये कटेगा, उससे आगे वाले सारे नंबर पूरे मिलेंगे। डेटर्स को यहां पे लिखकर सही करना है, तो सही करने का अगर एक नंबर है, टोटल इसका 1.5 नंबर होगा, सही नहीं किया तो आधा नंबर फिर भी मिलेगा। ओपनिंग स्टॉक यहां पे लिखने का आधा नंबर है, एक नंबर अगर एडजस्टमेंट का साथ है, मैं एक वैसे अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, इतने होते नहीं, आधा ही होगा इसका भी, तो एक नंबर इसका कटेगा, ये ओपनिंग स्टॉक यहां लिखने का नंबर मिलेगा, सारे नंबर मिलते हैं, सिर्फ 3-4 नंबर कटेंगे, मुश्किल से मुश्किल एडजस्टमेंट जो इतनी लंबी चौड़ी भी हो। खैर रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग कितनी है जी, 20,000, तो बोलो। अभी इसमें भी एक मसला है, फिर बाद में बताऊंगा, ठीक है। ऐसे नहीं आप लोगों को स्पेशल बुलाया था, कल का कहा था, लेकिन आपने कहा आज से ये अच्छा है, वैसे संडे एंजॉय करें, लेकिन ये सवाल जो है नॉर्मल क्लास वाला नहीं है। या पिछली बार भी ऐसे ही करवाया था, उससे पिछली बार भी हमने ऐसे ही करवाया था, ठीक है। सरदान ने कल बुला के यही करवाना है, ठीक है, तो मैंने आज ये करवा दिया, आप लोगों ने कहा कि जी कल जो है वो हमने नहीं आना, ठीक है, नहीं हो सकता ये। खैर उनके पास ज़रा ज़्यादा टाइम होगा तो वो थोड़ा बहुत कुछ और भी पढ़ा लेंगे, वो फिर हम मंडे को कर लेंगे, या अगर आप राज़ी हो तो ईशा तक पढ़ सकते हैं हम भी आज, मंडे को चलें, मंडे को असर से जोहर से असर कर लेंगे, ज़रा ये कि थोड़ा चलो थोड़ा बोझ कम पड़ेगा, ठीक है। वही यही टाइम 2:15 से 4, ठीक है। अच्छा जी, ओपनिंग बाद में लिखेंगे, ठीक है ना, इसमें भी एक गड़बड़ है इसलिए मैं बाद में लिखूंगा। ओके चलो, अब मेरे पास ये एडजस्टमेंट्स हैं, वो मैंने वो कॉलम रख लिया है ना, मैंने कॉलम रख लिया है ना, रिटेन अर्निंग का इम्पैक्ट मैं यहाँ पे डालता जाऊँगा, ठीक है ना, इसलिए मुझे इतना मसला नहीं है, ठीक है। इन्वेंट्री को हिट लग रही है,
ओपनिंग को लिख दिया, डेटर को हिट लग रही है, डेटर भी लिख दिया, रिटेन अर्निंग को हिट लग रही है, उसमें तो मैंने नई लाइन ही डाल दी, ठीक है। और बाकी नहीं सॉरी DTL को हिट लग रही है, वो भी ओपन कर लिया। अब ये लाल मार्कर है, इससे गलती सही होने लगी है, रेक्टिफाइंग एंट्री होने लगी है, ठीक है। शुरू करें काम, चलो जी। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, डेबिट मतलब कम, माइनस होगा ना, माइनस क्या 10,000, माइनस 10,000। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट 10,000 माइनस हो गया, डेबिट मतलब कम, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट। हाँ भाई पिछे बहन वाले भाईजान नेड़े आए सी तुसी, जरूरी सी ना नेड़े आना जी। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, डेटर क्रेडिट, डेटर क्रेडिट। नेक्स्ट इन्वेंट्री ओपनिंग वाली डेबिट, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे साल की इन्वेंट्री मसला नहीं था, पिछले साल की इन्वेंट्री मसला था। पिछले साल जब हमने चीज़ें भेज दी, नूरुल्लाह ने चीज़ें बाटा प्लस रखवा दी, तो अपने स्टॉक में नहीं गिना होगा ना उनको, समझा होगा मेरी सेल है, हालांकि वो इसका स्टॉक था, इसको स्टॉक में होना चाहिए था, तो उसकी एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली अब सही कर देगी। घर जाके बेशक सोच लेना, इससे ज़्यादा मैं क्लास में नहीं सोचवाऊंगा, टाइम ही नहीं है ना, ठीक है जी। इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री ओपनिंग डेबिट 10,000 से, अच्छा सॉरी मुझे नहीं, मैंने फिगर नहीं देखी, 8,300 ये इन्वेंट्री डेबिट। और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, अर्निंग्स क्रेडिट मतलब बढ़ रही हैं 8,333, ठीक है जी। और लास्ट है DTL/A डेबिट 583 से। और रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हो रही हैं, क्रेडिट मतलब प्लस, कितने से 583। अब थोड़ी सी मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जी, माजरत के साथ, थोड़ी सी बढ़ गई है ज़रा एडजस्टमेंट, और मैं इसको और तंग नहीं करना चाह रहा, ठीक है जी। शेयर कैपिटल, ठीक है जी। तो ये जी मेरी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। ये टोटल इसका असर रिटेन्ड अर्निंग्स पर क्या पड़ रहा है, पिछले साल की क्लोजिंग या इस साल की ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स पर क्या असर पड़ रहा है बताएं। कम हो रही हैं, ठीक है। कितने से नेट में कम हो रही हैं, 10, लो माइनस कर दूं, अब ये एडजस्टमेंट हो जाएगी ना जी, ठीक है। ये गलती हमने सही कर दी। वही बात कि पिछले साल के इनकम एक्सपेंसेस का असर किस पे डालना है, रिटेन्ड अर्निंग्स पे। आप नेट करके देखो तो ये असर पड़ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ी कम हुई, नहीं कम हुई बढ़ी, तो नेट में अगर करो 10,000 माइनस 8,300 माइनस 500, ये तो नेट में कुछ कम ही हो रही हैं, तो वो नेट वाला असर रिटेन्ड नहीं पड़ गया। बाकी क्या है, बाकी एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं, ये एज ऑन होते हैं, पिछले साल वाले भी हमारे पास मौजूद हैं इस साल की बैलेंस शीट में, तो उनको यहीं पे एडजस्ट कर दिया करके, ठीक है। सही है, कैसा रहा जी। पार्ट 2 कर लें, क्योंकि फिर नमाज की ब्रेक में वही कंटिन्यू